हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो है एक मनोविज्ञान पे। मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं, हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो लाए हैं। तो हम आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिट एग्जामिनेशन, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जो बेहतर और इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उन क्वेश्चनों का समावेश आपके लिए लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो साधन है या फिर जो तत्व है वो है वंशानुक्रम वातावरण। इसके अलावा एक मानव विकास को प्रभावित करने वाला होता है माता पिता की आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति भी बच्चों के जो विकास होता है उसको प्रभावित करती है। इसके साथ ही अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। जो मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो वो मनोवैज्ञानिक कौन है? बांडुरा और स्किनर। स्किनर और बांडुरा यानी इन्होंने विकास को एक सतत प्रक्रिया यानी जो निरंतर चलती है, जो श्रृंखला वाइज जो सतत है, जो निरंतर चलती रहती है, वो विकास की एक प्रक्रिया होती है। इसके साथ बांडुरा ने एक अपना सिद्धांत दिया था और स्किनर ने अपना एक सिद्धांत दिया था। दोनों के सिद्धांत हम आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताएंगे, ठीक है। इसके साथ थर्ड क्वेश्चन अपना आ रहा है कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। कि जो अवस्था होती है जिसको अपन समझ नहीं पाते, ठीक है, वह अवस्था जिसको एक अनोखा काल माना जाता है, या फिर किस अवस्था को एक अनोखा काल माना गया है, तो वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितने वर्ष से होती है? बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष तक के समय को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल क्यों कहा जाता है? बाल्यावस्था को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और फिर होती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इसको बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं और टीनेज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को अनेक नामों से जाना जाता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। कि वह मनोवैज्ञानिक कौन सा है जिसने शैशवावस्था को एक सीखने का आदर्श काल बताया है, तो वो है वैलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि शैशवावस्था कितने होते हैं? जन्म से 2 वर्ष तक की। तो उसको शैशवावस्था को एक सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बताया। इसके साथ ही शैशवावस्था एक अनुकरणात्मक अवस्था है जिस पर इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था। यह कथन किसने कहा था? किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यह कथन कहा था स्टैनली हॉल ने बताया कि किशोर अवस्था जो कितने से 13 या 14 वर्ष से स्टार्ट होती है और 18 या 19 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को स्टैनली हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था बताया। इस अवस्था में बच्चा प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेक्षण किस आयु में प्रारंभ होता है? मानव शिशु यानी जो छोटा बच्चा होता है, शिशु भाषा द्वारा संवाद यानी शिशु बोलकर अपने जो विचार प्रकट करता है वो किस आयु में प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष तक तो बच्चा किसी दूसरे पर निर्भर होता है, वो अपने द्वारा संकेत देता है। जो छोटा बच्चा है उसको भूख लगती है तो वो रोता है। तो इसी तरह जो बच्चा होता है, जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, वो तो अपने संवाद हैं या अपनी जो प्रतिक्रियाएं या फिर जो अपनी इच्छाएं वो संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन जो
भाषा द्वारा संवाद है वो 3 वर्ष की, यानी जैसे जैसे शेषावस्था से बाहर और बाल्यावस्था से में प्रवेश करता है तो यह 3 अवस्था से प्रारंभ होता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो पियाजे एक क्या थे? एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे का पूरा नाम है जीन पियाजे। ये एक संज्ञानवादी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है मूर्त संवेदी पेशी अवस्था, तीसरी है औपचारिक, और चौथी अपनी आती है, ये टेक्निकल इशू आ रहा है। तो इस प्रकार पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना विकास हो जाता है? दूसरे वर्ष तक अंत तक, यानी दूसरा वर्ष जब बालक जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, जब बालक जन्म से 2 वर्ष तक का होता है तो बालक में कितने शब्द, इसमें शब्द नहीं है, इसमें वो बताया गया है, इसमें बता रहे हैं कि कितना विकास हो जाता है बालक का। इसमें ये बताया है बालक का कितना विकास हो जाता है। तो इसमें बालक का विकास होता है 100 शब्द, यानी 100 शब्द का अर्थ होता है यानी थोड़ा बहुत वो अपने विचार प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट अपना आता है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जिस अवस्था में बालक शर्म, यानी किसी द्वारा अगर कोई अपने को धमका रहा है या अपने को पीटने की कोशिश कर रहा है तो उसमें शर्म, या फिर अपने को किसी चीज़ के लिए डांट फटकार मिल रही है तो उसमें अपने को शर्म और गर्व, यानी कोई अपने या फिर जैसे बालक है कोई उसके बारे में अगर कोई अच्छा बोल रहा है या फिर बुरा बोल रहा है, अगर बुरा बोल रहा होगा तो उसमें शर्म, और अगर अच्छा बोल रहा है तो उसमें गर्व जैसी भावना किस अवस्था में होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जिस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने समान आयु के समूह के सक्रिय सदस्य, यानी अपने समान आयु वाले समूह में एक सक्रिय रहकर जो प्रतिक्रिया करते हैं, वो किस अवस्था में होती है? तो वो होती है अपनी किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना परिपक्वता का संबंध। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता क्या होने पर होती है? परिपक्वता आती है अपने विकास से संबंधित। अगर विकास होगा तो परिपक्वता अपने आप हो जाएगी, अगर विकास ही नहीं हो रहा होगा तो परिपक्वता कहाँ से आएगी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। जो बाल मनोविज्ञान है उसका आधार पर सर्वोत्तम कथन, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके आधार पर सर्वोत्तम कथन है तो वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर बच्चे में कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं या फिर कुछ विशिष्ट ज्ञान पाया जाता है। ठीक है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जो नैदानिक परीक्षा है तो निदान कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में अपन पता लगा रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इसमें होता है अपने निदानात्मक और एक उपचारात्मक, एक होता है उपचारात्मक और एक निदानात्मक। उपचारात्मक में अपन ये पहले निदानात्मक होता है कि निदानात्मक में कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक में फिर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था अपना, तो इनके अनुसार विकास होता है। तो इनके अनुसार सिंपल सी बात है, अगर इन्होंने अपने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था तो ये सिर्फ विकास की जो परिभाषा बताएंगे वो एक समाज के आधार पर ही बताएंगे।
तो इन्होंने जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो विकास होता है, इन्होंने जो विकास के बारे में बताया वो बताया है कि सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण, यानी समाज में जो अंतर क्रिया होती है, मतलब जो एक दूसरे के साथ जो क्रिया होती है उसके साथ, उसके क्रियाओं के कारण जो अपना विकास होता है, उसकी उन क्रियाओं के कारण जो अपने अंदर जो नई अपनी सोच विकसित होती है वो विकास होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। ये बताया था वॉटसन द्वारा बताया गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन। ये है 20वीं सदी की परिभाषा। 17वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में मनोविज्ञान को अलग अलग नामों से, पहले चेतना का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान, बहुत से नामों से जाना जाता है। फिर आता है विकास। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों को निरंतर निर्देशित, जो निश्चित लक्ष्यों और निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन कहा है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी विकास होता है जो हर प्राणी में चलता रहता है, हर दिन हर पल जो परिवर्तन होता रहता है वह विकास है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। जो लक्ष्य है कि अपने को वो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए, और निरंतर निर्देशित, यानी उसको किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, निरंतर निर्देशित होता रहता है, तो उसके द्वारा होता है। तो ये कथन किसने दिया था? ड्रेवर द्वारा दिया गया था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों को निरंतर निर्देशित होता है, और यह कथन दिया था ड्रेवर ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है। शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? अनुकरण एवं सहयोग। अनुकरण से होता है कि बालक जो भी देखता है वो दूसरों को देखकर जो भी सीखता है वह होता है अनुकरण। सहयोग होता है कि शेष अवस्था में बालक खुद से कोई काम नहीं कर सकता, वो दूसरों की मदद से वो काम कर पाता है। जैसे बालक को चलना सिखाना, वो अकेला नहीं चल सकता, पहले उसको पकड़ के चलाना सिखाना होता है। सहयोग से उसके हर काम सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली वो किस पर आधारित है? वो क्रिया पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। कथन किसका है? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। कि पहले मानते थे कि जो गोरे लोग हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं और जो काले लोग हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं। इसी मानसिकता को लेकर यूरोप में जो रंग भेद हुआ था, या फिर यूरोप में जो गोरे लोग हैं वो उच्च जाति के जो लोग हैं, उच्च प्रजाति के जो लोग हैं वो निम्न प्रजाति के लोगों पर राज करते थे। तो यह है क्लीन वर्ग ने कहा था कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, कि जो लोग ऊंची प्रजाति में उनमें अच्छी बुद्धि पाई जाए, और जो निम्न प्रजाति के लोग हैं उनमें कम बुद्धि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वुडवर्थ चिंतन को कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? प्रेरणा के प्रकार होते हैं 2, सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक प्रेरणा अपन किसी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और नकारात्मक बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। या फिर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है और अपन उसको नकारात्मक प्रेरणा दे रहे हैं, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं, तो उसके भी प्रेरणा वहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अंतरण का थोंडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का अनुरूप तत्व का सिद्धांत है। अधिगम अंतरण यानी अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत कहा जाता है, थोंडाइक ने दिया था। थोंडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसको अनुरूप तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिरुचि है, विचार किसका है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, विचार किसका है? तो यह विचार है टीपी मेनन।
यह विचार टिपी मेनन का है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है अभिरुचि है। यह विचार किसने, यानी यह जो थिंकिंग थी वो किसने दिया था, तो ये दिया था टिपी मेनन ने। शिक्षा का खेल विधि से तात्पर्य है, शिक्षा में या शिक्षा का खेल विधि से तात्पर्य है कि बच्चा खेल खेल के द्वारा सीखता है। जैसे बच्चों को कभी क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कभी कुछ भी नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो खेल खेल में जैसे जैसे साथ साथ लोगों के साथ साथ खेलता है, वह उसके नियमों को, उसके बारे में, उसको कैसे खेला जाता है, वो सब कुछ सीख जाता है। तो यह खेल विधि द्वारा संभव होता है। तो खेल विधि में खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा देना, यानी जो बच्चे शिक्षा लेने में थोड़े वो हैं, वीकली हैं, तो उनको अपन खेल विधि द्वारा, यानी जिन तत्वों को अपन खेल विधि द्वारा उनकी शिक्षा दे सकते हैं, तो वह खेल क्रियाओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा की खेल विधि में आता है। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध होता है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, कि जो ब्लैक बोर्ड काम में लिया जाता है। लेकिन आधुनिक जो विद्यालय है उनमें चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, दृश्य श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर इत्यादि जो उपकरण आते हैं उनकी सहायता से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं जिनमें न्यूनतम सुविधाएं होती है उनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काम में आता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से विद्यार्थियों को जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। जो शिक्षक कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। यह उद्दीपक परिवर्तन, क्योंकि जैसे अपन कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, अभी कोई ऐसी कहानी आ गई, प्राथमिक स्तर पर अपन देखें तो कोई कहानी होती है, कहानी को अपन बच्चों को इजीली तरीके से समझाने के लिए अपन उसमें उद्दीपक परिवर्तन, जैसे सामने अपन अभी बच्चों को कहानी सुना रहे कि सामने अचानक से शेर आ गया, तो टीचर को उस लैंग्वेज में उसको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि शेर आ गया, ऐसे मतलब थोड़ा संकोच में होके, थोड़ा डरावनी स्थिति होके फिर बच्चों को समझाने पड़ेगा। तो जो शिक्षण के द्वारा जो आवाज़ में उतार चढ़ाव किया जाता है क्लास में, तो वह किस कौशल के अंतर्गत है, तो उद्दीपक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता कोहलर हैं, इनके साथ थे कोफ्का और तीसरे थे वर्दीमर। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं तो यह किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है, तो यह आता है उदाहरण और फिर सिद्धांत बताते हैं तो यह आता है आगमन। आगमन से ए से ऊ याद रखना और नी से न याद रखना, कि जिस विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है वो होती है आगमन, जिस विधि में पहले सिद्धांत या नियम बता दिए जाते हैं वो होती है निगमन। यानी पहले उदाहरण देना फिर नियम बताना ये होता है आगमन में, और पहले नियम या सिद्धांत बता देना और फिर उदाहरण देना वो होता है निगमन में। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट का संबंध होता है वह प्रश्न पत्र के निर्माण से है, क्योंकि प्रश्न पत्र का निर्माण करने में ब्लूप्रिंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें बच्चों के द्वारा किए हुए क्वेश्चन की या फिर जो क्वेश्चन अपन दे रहे हैं उनमें उनके नंबर्स की, या फिर कौन से क्वेश्चन हाई लेवल के, कौन से लो लेवल के हैं, कौन से क्वेश्चन को बच्चा आसानी से कर सकता है, कौन से में कठिनाई है, यानी ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अधिगम। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी, गेट्स एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अधिगम की यह परिभाषा दी थी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। खेल में किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, तो खेल में किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, आत्म अनुशासन। खेल खेल में बच्चा स्वयं में अनुशासन रखना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी
मनोविज्ञान में की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। यह लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस, इसमें जगह नहीं आ रही, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी साइकी प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर यह थे ग्रीक भाषा के शब्द। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर मनोविज्ञान के साइकोलॉजी शब्द का जो साइकोलॉजी शब्द है उसका साइकोलॉजी शब्द जो उत्पन्न हुआ था। मनोविश्लेषणवाद के हैं तो फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक हैं वो फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का एक सिद्धांत भी दिया था। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का भी इन्होंने एक जो वो सिद्धांत दिया था। फिर आते हैं बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादन है थ्रस्टन। एक खंड और द्विखंड के हैं स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत के हैं थॉर्नडाइक। समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थ्रस्टन। फिर है शाही दब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक है। शाही दब्बा जो शिक्षण पद्धति है उसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा ने शाही दब्बा शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने यह सिद्धांत में दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था सफ़ेद चूहे एवं कबूतरों पर इन्होंने एक स्किनर पेटी का निर्माण किया था। इस स्किनर पेटी में उन्होंने एक तरफ लीवर बनाया था, उसमें चूहा छोड़ा था। चूहा जैसे ही लीवर पर चूहे का पैर पड़ता और ऊपर से एक प्लेट में लगा हुआ रोटी के टुकड़े चूहे के पास आके गिर जाते और चूहे का पेट भर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को। भाषा शिक्षण की यानी पहले बच्चा भाषा शिक्षण कैसे सीखता है? तो वह सीखता है पूर्व प्राथमिक कक्षा में। पूर्व प्राथमिक कक्षा में है कि जैसे बच्चा पहले अपने घर परिवार समाज से भाषा सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन जो भाषा शिक्षण यानी जो नॉर्मल नियमबद्ध जो भाषा होती है वह उसका जो विकास होता है या फिर जो कौन सी कक्षा में वह सीखना शुरू करता है तो वह पूर्व प्राथमिक कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस स्तर के बच्चे अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये अपने ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के या समूह वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि चिंतन तभी होता है जब अपने सामने कोई समस्या होती है। समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन किया जाता है और चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन होता है तब ओहो अरे ये दो वर्ड्स काम में आते हैं कि अगर चिंतन हो रहा है तो तब समस्या सामने है तो समस्या आते ही अपने बोले ओहो अरे ये क्या हो गया, तो वो चिंतन होता है जब अपने समकक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है और समस्या उत्पन्न होने पर ही चिंतन किया जाता है और चिंतन होने के बाद ही समस्या का समाधान होता है और यह संज्ञानात्मक एक गतिविधि होती है। शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रावेल ने किया था किंडरगार्टन का विकास। किंडरगार्टन यानी एक बच्चों के लिए किसी मतलब एक ऐसे कक्ष को वो किया था जिसमें गुड्डे के वो खिलौने रखे थे, तो कुछ बच्चों ने उठाए, किसी ने तोड़े, किसी ने जो बच्चे बड़े थे उनको पहले और कोई बच्चे छोटे थे उनको बाद में, तो उन्होंने फ्रावेल ने किंडरगार्टन का विकास किया था। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है? तो वो होता है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया, यानी वंशानुक्रम एवं
प्लस वातावरण की जो साथ अनुक्रिया होती है उसका जो अंतरक्रिया का जो परिणाम होता है वो होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता तो आप क्या करेंगे। एक क्वेश्चन ये इस बेस पे बनाया गया है कि अगर आप एक शिक्षक हो, ठीक है, अगर आप एक शिक्षक हो, आपकी क्लास में कोई बच्चा लेट आ रहा है तो आप क्या करोगे। तो आप उससे, सामान्य सी बात है, अगर वो लेट आ रहा है तो उससे अपन उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आज लेट आने का क्या कारण है, क्यों लेट हुआ, किस वजह से लेट हुआ, क्या हो गया था, कल से टाइम पे आने की कोशिश करना। तो उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आज लेट कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे के विकास की दर में कैसे होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, जैसे बच्चा होता है, उनका जो विकास होता है या जो सीखते हैं वो एक गति से नहीं सीख पाते, तो वो अलग अलग गति से सीखते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है, समझकर सीखना स्थायी होता है, क्योंकि समझी हुई चीज़ और रटी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। रटी हुई चीज़ तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो समझी हुई चीज़ है वो अपने को बहुत टाइम तक याद रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जो शिक्षा का जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है उसका सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य, मूल पर्पस है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत है नैतिक विकास से। नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो कोहलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह है इदम। अपने जो मन के 3 पार्ट बताए थे मनोविज्ञान फ्राइड ने, एक होता है इदम, एक होता है अहम और एक होता है परम अहम। जो अपनी इच्छा पूरी नहीं होती वो अपनी इदम में होती है। जो अपनी इच्छा पूरी मतलब जिस इच्छा में अपन थोड़ा ये होता है कि बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं वो अहम में होता है। और परम अहम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हर कार्य सोच समझ के फिर किया जाता है। किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। कौन सी अवस्था को गोल्डन एज यानी किशोर अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इसको तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, प्रौढ़ों को बाधा समझते हैं। इस अवस्था में जो किशोर हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। तो किशोर अवस्था को बहुत से नामों से जाना जाता है। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु है 6 वर्ष से। 5 वर्ष के बच्चे की स्कूल में प्रवेश होता है और 6 वर्ष की बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये उनका आदर्श काल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह है कब जोड़ा गया। तो ये 86वें संविधान 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया। 85 IQ यानी IQ का फुल है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। तो वे आते हैं मंद बुद्धि में। 85 जो IQ होती है, जिन बच्चों की 85 IQ होती है वो आते हैं मंद बुद्धि बालकों में। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। ये युंग द्वारा दिया था। जुंग, इनको जुंग कहीं कहीं अपने को जुंग में मिलता है। जुंग और युंग एक ही मनोवैज्ञानिक है। विकृत लिखावट से संबंधित, विकृत जो लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। जो विकृत, डिस्ग्राफिया, कि जो लिखने में अपने को जो तकलीफ होती है या फिर जिसमें लिखने में अशुद्धि होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। और जो पढ़ने में अशुद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ये तो होती है डिस्ग्राफिया और होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया।
बुद्धि है सामर्थ्य एवं समुच्चय। बुद्धि की जो सामान्य अर्थ होता है वो सामर्थ्य एवं समुच्चय, और इसको अपन बुद्धि को बोल सकते हैं कि समस्या समाधान करने की योग्यता को भी बुद्धि कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा, इनके अनुसार बच्चे सीखते हैं कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इन्होंने सामाजिक संबंध का सिद्धांत दिया था। तो इनके अनुसार जो बच्चे अंतर क्रिया से यानी एक दूसरे वयस्कों एवं समवयस्कों यानी एक तो बड़े लोगों से या फिर उनकी जो उम्र है उनके बच्चों के साथ जो सीखते हैं, उनकी परस्पर क्रिया के द्वारा जो सीखते हैं वो वाइगोत्स्की ने बताया था। गिलफर्ट द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को समावेश किया गया है? तो 180। पहले 150 थे, उसके बाद फिर 180 हुए, इससे 150 से पहले 120 थे। जो गिलफर्ट के द्वारा दिया गया जो बौद्धिक संरचना का सिद्धांत है, तो इसमें पहले इन्होंने 120 तत्व बताए, फिर उन्होंने 150 बताए, फिर उन्होंने संशोधन करके 180 तत्व बनाया है। तो आज 180 तत्व शामिल हैं। अल्बर्ट बांडुरा संबंधित हैं, तो ये शाब्दिक अधिगम से। अल्बर्ट बांडुरा ने सिद्धांत भी दिया था, यह शाब्दिक अधिगम से। इन्होंने भी, अल्बर्ट बांडुरा ने भी दिया था संज्ञानात्मक नहीं था इनका, अभी याद आ जाए फिर बता दूँ आपको। बुद्धि लब्धि के मापन की जन्मदाता, जो बुद्धि लब्धि का जो मापन किया था वो किया था टर्मन ने। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आप मेरे ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप हमें गाइड करें, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ऐसे नए वीडियोस और नए क्वेश्चन से अवगत करवाने के लिए आप मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए।